So, hello electronic second year. Last we have completed the M-derived filter, in which we have studied, we have learned about the analysis of M-derived low-pass filter and high-pass filter, and how the M-derived filter reduce the limitations of the basic filters. So, the next topic in this are crystal filter, and before going on this topic, we have to study about the piezoelectric effect. तो बेसिकली पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका कौन सा इफेक्ट है? पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका किस कहते किसे हैं? यदि हम किसी भी क्रिस्टल के अपोजिट फेजेस पर पोटेंशियल अप्लाई करें, किसी भी क्रिस्टल के, सिंपल क्रिस्टल आपने देखा है जैसे डायमंड शेप में होता है, अगर हम किसी क्रिस्टल के अपोजिट फेजेस पर क्या लगाए, पोटेंशियल अप्लाई करें, देन द फोर्स फील बाय द चार्ज इन द क्रिस्टल, तब उस क्रिस्टल के अंदर जो चार्ज क्यू चार्जेस हैं आपके, वो क्या करते हैं, जो बॉन्ड बनाते हैं, वो जो चार्जेस हैं, उन चार्जेस पर एक फोर्स को फील करते हैं, एक बल को फील करते हैं. मतलब अगर आप किसी क्रिस्टल के अपोजिट फेसेस पे, विपरीत सतहों पर पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, वोल्टेज भी अप्लाई करते हैं, ठीक है, पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, नोट वोल्टेज, पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, तो उस पोटेंशियल को अप्लाई करने पर उस क्रिस्टल के अंदर जो चार्ज है, आवेश है, वो क्या करते हैं, एक फोर्स को फील करते हैं, और उसके अंदर क्या होता है, एक मैकेनिकल डिफॉर्मेशन वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है. मतलब वो क्रिस्टल मैकेनिकली डिफॉर्म्ड हो जाता है. जैसे क्रिस्टल में क्या आ जाता है, मैकेनिकल डिफॉर्मेशन, यानी यांत्रिक डिफॉर्मेशन, विकृति उत्पन्न हो जाती है. ठीक है, और ऐसा सारे क्रिस्टल्स में नहीं होता, कुछ स्पेशल टाइप उस क्रिस्टल्स में भी कुछ क्रिस्टल होते हैं, जैसे मैं कहूँ क्वार्ट्ज जो है, उसके अंदर इस तरह का क्या आता है, इफेक्ट आता है. ठीक है, अब इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ, एंड द रिवर्स may also take place, if you can see, and the reverse may also take place. It means, अभी मैंने क्या बताया, रिवर्स का मतलब है आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे. इसमें आप कह रहे हैं कि अगर आप मैकेनिकल स्ट्रेन वहाँ पे अप्लाई करते हैं, मैकेनिकल फोर्स को अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, वहाँ पे पोटेंशियल V प्रोड्यूस हो जाएगा उसके अपोजिट फेजेस पर. और ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहें, और ये प्रॉपर्टी कुछ क्रिस्टल्स में होती है, जैसे क्वार्ट्ज में. तो रिवर्स भी पॉसिबल है कि आपने पोटेंशियल V अप्लाई किया अपोजिट फेजेस पर, चार्ज के अंदर एक फोर्स फील हुई, और जिसकी वजह से क्रिस्टल में क्या आ गया, आपका डिफॉर्मेशन, मैकेनिकल डिफॉर्मेशन आ गई. या आप कहें कि आपने मैकेनिकल फोर्स वहाँ पे लगाई, मैकेनिकल फोर्स लगाने पर क्रिस्टल के अपोजिट फेसेस पर वहाँ पे क्या हुआ, उसके अंदर एक पोटेंशियल प्रोड्यूस हो गया, पोटेंशियल V, और इसी को हम क्या कहते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्रिस्टल फिल्टर. ठीक है, क्रिस्टल फिल्टर को मैं फटाफट बताऊंगी, क्योंकि अभी क्लास में आप आएंगे तब भी आप पढ़ेंगे, मैं बेसिक फटाफट डायग्राम से आपको समझा रही हूँ. तो क्रिस्टल फिल्टर जो है वो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर डिपेंड करते हैं. किस पर डिपेंड करते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर, जो मैंने अभी आपको समझाया. इसके लिए क्रिस्टल को हमें प्रॉपर शेप में काटना पड़ेगा. मतलब ऐसा नहीं कि आप क्रिस्टल को किसी भी शेप में काट दें. आप इसके लिए क्वार्ट्ज क्रिस्टल को, जो मैंने बताया ना, क्रिस्टल में भी जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है उसमें पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है. मतलब अगर हमें क्रिस्टल फिल्टर पे काम करना है, तो उसके लिए हमें किस पे काम करना पड़ेगा, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करना पड़ेगा. मतलब उस क्रिस्टल के अंदर पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना चाहिए. ठीक है, तो और पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए हमें सबसे पहले ध्यान देना होगा कि उसकी हम जो शेप है वो प्रॉपर ले, उसको प्रॉपर शेप में कट किया गया हो, और उसको हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में रखेंगे. ये आपका पीजो इलेक्ट्रिक है, ये आपका क्रिस्टल है. ठीक है, और ये आपका प्लेट्स हैं, जो पोटेंशियल जो 2 इलेक्ट्रोड. तो मतलब मैं पोटेंशियल कैसे अप्लाई करूँगी, मैं आपने यहाँ पे ये इसका सिंबल है, ये आपका क्रिस्टल है, ये 2 आपके इलेक्ट्रोड्स हैं, जिसके बीच में आप क्या करोगे, पोटेंशियल को अप्लाई करोगे. ठीक है, विभवांतर अप्लाई करोगे. ठीक है, तो उसके बाद में ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसके अंदर आएगा. ठीक है, तो अब अगर मैं इसको, तो ये तो मैंने सिंबॉलिक डायग्राम बनाया, अगर मैं इसको ऐसे बना के दिखाऊं कि ये 2 प्लेट्स हो गई ऐसे,
ये आपकी 2 प्लेट्स हो गई और इसके बीच में आपका एक क्या आ गया, पीजो इलेक्ट्रिक। तो ये जो मैं दिखा रही हूँ, ये 2 इलेक्ट्रोड जो है, ये बेसिकली ये मेटल की प्लेट्स हैं, ये मेटल की प्लेट्स हैं, ये इलेक्ट्रोड का काम करेगी। और ये जो ये वाला है, ये इसी को मैंने ट्रांसफॉर्म करके दिखाया है, ये आपका क्या है, क्रिस्टल है। ठीक है, तो और इन दोनों के बीच में हम क्या लगाएंगे, आपका पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्रिस्टल पर प्रॉपर पोटेंशियल लगाने पर क्या होगा, यहाँ पे एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। जब आप क्या करोगे, क्रिस्टल पर क्या लगाओगे, पोटेंशियल अप्लाई करोगे, प्रॉपर पोटेंशियल अप्लाई करोगे इन दोनों इलेक्ट्रोड्स पर, तो क्या होगा, पोटेंशियल लगाने पर यहाँ पे एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, कंपन होगी। और क्वार्ट्ज क्रिस्टल में एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि ये एक इलेक्ट्रिकल रेजोनेंट, सीरीज रेजोनेंट सर्किट की तरह काम करता है। ठीक है, मतलब आपको बताने को जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है उसमें ये गुण होता है पीजो इलेक्ट्रिक का। दूसरा इसका सबसे बड़ा गुण ये है कि जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है वो आपके सीरीज रेजोनेंट सर्किट की तरह काम करता है। किसकी तरह, सीरीज रेजोनेंट सर्किट। ठीक है, श्रेणी अनुनादीय सर्किट। ठीक है, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं बहुत बार। ठीक है, जिसका क्वालिटी फैक्टर क्यू बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्या होता है, एक तो आप क्या करोगे, फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे आप इस इन इलेक्ट्रोड्स के या मेटल प्लेट्स के बीच में क्या करोगे, पोटेंशियल अप्लाई करोगे, तो इसके अंदर बीच में क्या हो जाएगी, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, और हमारे क्वार्ट्ज क्रिस्टल में, हमारा जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है वो बेसिकली एक सीरीज रेजोनेंट सर्किट की तरह काम करता है। और उसका जो क्वालिटी फैक्टर क्यू, जहाँ पे रेजोनेंस की बात होगी वहाँ क्यू की बात ज़रूर होगी। और उसका क्यू फैक्टर जो वेरी वेरी हाई होता है, बहुत हाई होता है। किसका, क्वार्ट्ज क्रिस्टल का। ठीक है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल का ये क्रिस्टल, और ये क्या करता है, और ये जो क्रिस्टल है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, ये वाइब्रेशन की नेचुरल फ्रिक्वेंसी पर ही क्या करता है, जैसे मतलब अब इसमें कंपन होंगी, जैसे आप पोटेंशियल अप्लाई करोगे इसके अंदर क्या होगी, कंपन होगी, वाइब्रेशन होगी। वाइब्रेशन होगी तो मतलब उसके अंदर क्या होगी, ऊपर नीचे से स्प्रिंग घूमता है तो क्या होगी, एक तरह से वो फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये क्या करेगा, इसमें फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस होगी और उसी इस क्वार्ट्ज क्रिस्टल की नेचुरल फ्रिक्वेंसी पर, कंपन होने से फ्रिक्वेंसी होगी। ठीक है, वही हम फ्रिक्वेंसी कंसीडर करेंगे। तो जैसे ही इसके अंदर कंपन होंगी तो इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी पर ही आपका जो क्रिस्टल है वो क्या करेगा, सीरीज रेजोनेंट सर्किट की तरह काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, क्योंकि सर्किट सीरीज रेजोनेंट सर्किट है तो रेजोनेंस क्या होगी, कंपन होने से क्या होगी, तो इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी पर ही क्या करेगा, ये विल वर्क द एज अ सीरीज रेजोनेंट सर्किट। और क्रिस्टल की जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है और उसका क्वालिटी फैक्टर क्यू है। ठीक है, एक तो फ्रिक्वेंसी एफ, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, और एक क्वालिटी फैक्टर क्यू। ठीक है, एक एफ आर, एक क्यू। और आपकी क्रिस्टल की ओरिएंटेशन, क्रिस्टल की जो सरफेस है, क्रिस्टल की जो सतहें हैं, उनकी ओरिएंटेशन कैसी है, मतलब किस तरीके से प्लेस्ड है। ठीक है, आपने उसको किस तरीके से बनाना है, आपने किस तरीके से उसके सतहों को किस तरीके से जोड़ा है, क्योंकि क्रिस्टल का मतलब है कई सारी सतह एक के ऊपर एक करके तभी तो क्रिस्टल बनेगा। तो आपने उनको किस तरीके से कनेक्ट किया है, तो इस तरह की ये सब चीज़ें किस पर डिपेंड करती हैं, इन सब चीज़ों पर आपका क्या डिपेंड करता है, क्रिस्टल की रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी और क्वालिटी फैक्टर डिपेंड करता है। मतलब आपकी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी एफ आर और आपका क्वालिटी फैक्टर क्यू किस बात पर डिपेंड करता है, कि आपके जो क्रिस्टल के जो सरफेसेस हैं वो कैसे हैं, कैसे ओरिएंटेड हैं। ठीक है, और एक दूसरे के तल के अक्षों के सापेक्ष कैसी है, प्लस वो किस तरीके से माउंट की गई है, किस तरीके से आपकी बनाई गई है। ठीक है, किस तरह से एक के ऊपर एक वो माउंटेड है। और इस पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हम क्वार्ट्ज क्रिस्टल में, इस क्रिस्टल फिल्टर में हम क्या कर सकते हैं, किलो हर्ट्ज से मेगा हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। और क्यू को भी हम जितना चाहें उतना ज़्यादा क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। क्यू के बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू क्वार्ट्ज क्रिस्टल के कैरेक्टरिस्टिक्स के समय व टेम्परेचर के साथ कांस्टेंट बने रहने के कारण पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल एक बहुत ही इफेक्टिव आपका क्या है, मेथड है। मतलब क्योंकि आपका जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो टेम्परेचर और टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होते हैं, जिस वजह से हमारा क्यू फैक्टर भी बहुत हाई हो जाता है, हम जितना मर्जी चाहें हाई कर सकते हैं। दूसरा, इसको हम इजीली इसको ये सबसे बढ़िया तरीका है अपने फिल्टर्स को क्या करने का, क्रिस्टल को फिल्टर की तरह यूज़ करने का।
ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर और टाइम के साथ साथ ये बार बार इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होता। और रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी क्यू क्रिस्टल के ओरिएंटेशन पे और वो किस तरीके से क्या है माउंटेड है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यही मैंने आपको सर्किट दिखाया है यहाँ, ये इक्विवेलेंट सर्किट है, जैसे मैंने ऊपर भी बताया। ये आपका रेजोनेंट सर्किट है, दैट इज अ कैपेसिटर सी आर, आपको पता है सी एल और सी का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा आपका, एल आर सी, सी एस सीरीज और सी पी पैरेलल। ठीक है, और इसका मैंने क्या दिखाया, ग्राफ दिखाया आपको एक्स और एफ के बीच में। ठीक है, रिएक्टेंस और फ्रिक्वेंसी के बीच में। ठीक है, जो ग्राफ दिखाया है मैंने रिएक्टेंस और फ्रिक्वेंसी के बीच में दिखाया है। ठीक है, हमने माना कि रेजिस्टेंस जो है उसकी 0 है, लेकिन फिर भी हमने दिखाया है कि आइडली तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ दिखा दी। वैसे मैंने आइडली यहाँ पे ग्राफ में उस रेजिस्टेंस को यहाँ पे इंडल्ज नहीं किया है। ठीक है, तो ये तो आपकी फ्रिक्वेंसी हो गई एफ एस। तो देखिएगा जैसे जैसे आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़, थोड़ी सी भी एफ एस के बाद में सीरीज नेचुरल फ्रिक्वेंसी जो सीरीज रेजोनेंट फ्रिक्वेंसीज है, सीरीज फ्रिक्वेंसी इस रेजोनेंट की, सीरीज रेजोनेंट की फ्रिक्वेंसी पर आपका जो रिएक्टेंस है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, एक बार से क्रॉस करने के बाद, और उससे नीचे बहुत तेज़ी से डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में आप एफ पे चलिए, ये आपका ग्राफ दिखाई दे रहा है, बढ़ नहीं रहा है, ये आपका कांस्टेंट हो जा रहा है। देखिए आप ओमेगा बढ़ा रहे हो, लेकिन ओमेगा बढ़ाने के बाद में फिर आपकी ये वैल्यू क्या हो रही है, आपका बार बार ये बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, अंदर बताती हूँ। देखिए यहाँ पे जो ये इंडक्टर एल, सी एस और आर जो है ये बेसिकली किसकी तरह काम कर रहे हैं, एक मैकेनिकल मेथड में। जैसे हम मैकेनिकली अगर हम किसी चीज़ की बात करते हैं, हम बीम वगैरह में बात करते हैं, तो हमें पता है मास की बात करते हैं, एल सी एस और आर। तो मैकेनिकल, क्योंकि ये मैकेनिकल मेथड पे सब कुछ काम कर रहा है, मैंने अभी आपको पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया, मैंने क्या बताया मैकेनिकल डिफॉर्मेशन हो जाती है, तो हमें इसे कंपेयर करना पड़ेगा मैकेनिकल से। तो मैकेनिकली एल जो है वो किसी मैकेनिकल मेथड में एम की तरह काम करेगा, मास की तरह। सी एस जो है वो काम करेगा आपका कंपाइलेंस की तरह। कंपाइलेंस का मतलब है रेसिप्रोकल ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट का उल्टा, ये पढ़ा हुआ है आपने कंपाइलेंस, और जो नहीं समझ आएगा वो क्लास में मैं बताऊंगी। ठीक है, और आर जो है वो क्या है, डैम्पिंग फैक्टर, अवमंदन गुणांक, डैम्पिंग फैक्टर। ठीक है, आर क्या करता है, ड्रॉप करता है, और डैम्पिंग का, अवमंदन का मतलब भी क्या है, कम हो जाना। ठीक है, तो नेचुरल स्टेट में क्वार्ट्ज क्रिस्टल बेसिकली एक आपके किसकी तरह होगा, इसकी ये देखिएगा, ये कुछ इस तरीके से होता है आपका क्रिस्टल। हमने इसका एक क्यूब यहाँ दिखाया, ये इसकी जेड एक्सिस हो गई, ये इसकी एक्स एक्सिस हो गई, और ये इसकी वाई एक्सिस हो गई। इसी को मैंने यहाँ ओरिएंटेशन से समझाया आपको, ये एक्स मान लीजिए वाई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ नेचुरल स्टेट में जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है वो इसकी तरह होता है। ठीक है, अब मैंने इसको और ज़्यादा इजी करने के लिए यहाँ ये बताया है, ये देखिएगा, चाहे इसको ऐसे समझ लीजिए यहाँ पे। तो एक्स एक्सिस जो है वो क्या बताता है, इलेक्ट्रिक एक्सिस को बताता है। एक्स क्या बताता है, इलेक्ट्रिकल एक्सिस को। आपका जो वाई है, वाई जो है वो बताता है मैकेनिकल एक्सिस को। जरूरत पड़ेगी बिल्कुल है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में काम ही सारा इसको हो रहा है। इलेक्ट्रिकल एक्सिस, मैकेनिकल एक्सिस, और जो जेड वाला है वो आपका ऑप्टिकल एक्सिस। जब आप लाइट को डालोगे तो 3 एक्सिस हो गए आपको। इलेक्ट्रिकल सिग्नल अप्लाई करना है तो इलेक्ट्रिकल एक्सिस पे, मैकेनिकल एक्सिस पे, एंड अगर आपको लाइट पास करनी है तो ऑप्टिकल एक्सिस पे। तो आपको 3 एक्सिस यहाँ पे दिखाई दी हैं। बेसिकली हमारे पास, जैसे मैंने यहाँ पे आपको आर का बताया, तो आर का बेसिकली हमारे पास कोई फॉर्मूला अभी अवेलेबल नहीं। अभी क्या रजिस्टर के लिए हमने कोई आर के लिए प्रॉपर फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि क्रिस्टल के लिए आर का मान जो होता है, किसी भी क्रिस्टल के लिए आर का मान 0 होता है। ठीक है, लेकिन मैकेनिकल डैम्पिंग के कारण आर में कुछ ना कुछ, क्योंकि जैसे वाइब्रेशंस होती हैं तो डैम्पिंग फैक्टर के कारण कुछ ना कुछ उसमें आर की वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाती है। होती तो बहुत कम है, लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू 0 से बढ़ के आ जाती है, इसलिए स्पेशल क्वार्ट्ज क्रिस्टल में। ठीक है, अभी जो मैं इसकी बता रही हूँ, जिसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है, वो फ्रिक्वेंसी इसकी जो होती है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, वो मानता है 90 किलो हर्ट्ज के आसपास। ठीक है, ये, और इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसकी वैल्यू क्या है, जैसे एल की वैल्यू मान लो 137 हर्ट्ज, ये मैं स्टैंडर्ड वैल्यू बता रही हूँ। फिर सी एस 0.0235 पिको फैरेड। ठीक है,
और एक आपकी होती है R 15 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो L, C और R के प्रॉपर वैल्यूज़ के लिए क्रिस्टल की क्वालिटी फैक्टर का मान अगर ये स्टैंडर्ड वैल्यू में लूँ तो जो Q की जो वैल्यू है वो लगभग ऐसी होगी आपकी 5500। ठीक है, और आपके जो क्रिस्टल का जो साइज़ होना चाहिए, जो मैंने शेप बताई है, वो आपका जो है 30 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4.5 mm में है। ये सारी जो वैल्यूज़ हैं आपकी मिलीमीटर्स में। ठीक है, क्रिस्टल के जो दोनों साइड आपके जो इलेक्ट्रोड है उसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस है, मतलब जो मैंने अभी आपको बताया दिस वन, इलेक्ट्रोड्स के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस है वो हमेशा क्रिस्टल और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में अलग अलग कैपेसिटेंस होगी। ये क्रिस्टल बेसिकली किसकी तरह काम कर रहा है कि इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में। तो हम यहाँ मानेंगे क्रिस्टल के दो नोड लगी इलेक्ट्रोडों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस उसको तो मैंने C डबल डैश माना है। ठीक है, और जो क्रिस्टल और इलेक्ट्रोड के बीच जो क्रिस्टल जो है वो इलेक्ट्रोडों के बीच डाइलेक्ट्रिक का काम करता है। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि इस दोनों का जो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में ये क्या होती है, जो कैपेसिटेंस इसको मैं C डबल डैश से माना है, इसकी जो वैल्यू है वो CS और CP के कंपैरेटिव बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकती हूँ कि C डबल डैश जो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो कैपेसिटेंस है विच इज़ मच मोर देन द CP एंड CS। CS जो पहले कैपेसिटेंस से बहुत ज़्यादा होती है। हम क्या करते हैं कि किसी भी क्रिस्टल को हमें डिफरेंट यूजेस के लिए करना है, मतलब आपको किस तरह की फ्रिक्वेंसी को पास करना है, किस तरह की फ्रिक्वेंसी को नहीं पास करना है, किस तरह के बैंड को पास करना है, इसके लिए हमें XYZ एक्स जो एक्सिस के सापेक्ष इसकी लंबाई और अक्षों के बीच के कोण द्वारा निश्चित की जाती है। मतलब जिसके थ्रू आप कट कर रहे हो और क्या करना है, मतलब आपकी जो लंबाई, उसकी लंबाई और एक्सिस के बीच का जो एंगल है, इन दोनों से डिसाइड होगा कि आपका जो सिग्नल है वो कैसा पास होगा और आप किस तरह के सिग्नल को यहाँ पे पास करना चाह रहे हो। ठीक है, हम हमेशा जो कटिंग करते हैं वो क्या करते हैं, परपेंडिकुलर कटिंग करते हैं। तो एक्स एक्सिस के अगर आप परपेंडिकुलर काटे गए टुकड़ों को एक्स क्रिस्टल कहते हैं, वाई एक्सिस की तरफ को काटे हुए वाई कट क्रिस्टल कहेंगे और जेड एक्सिस की तरफ काटे हुए जेड क्रिस्टल कहेंगे। अब अगर मैं इसका फॉर्मूला बताऊं तो दैट वुड बी L इक्वल टू 115 XY अपॉन Z। ठीक है, CS की वैल्यू निकालनी हो मुझे 0.0032। ठीक है, ये हेनरी में है। ठीक है, 32 YZ अपॉन X। ठीक है, यह है पिकोफैरेड में। डन। फिर आपका CP, ठीक है 0.40। R को निकालने का कुछ नहीं क्योंकि हमें पता है कि उसकी जो वैल्यू है वो कमी होती है। ठीक है, X पिकोफैरेड। ठीक है, और अगर मुझे फ्रिक्वेंसी भी निकालनी हो तो मैं ओमेगा एस एक तरीके से और निकाल सकती हूँ। उसमें ओमेगा एस बराबर, ये हम निकाल चुके हैं 1/1/LCS। ठीक है, और अगर मुझे पैरेलल के लिए निकालना हो तो क्या हो जाएगा, देखिएगा 1/L तो यहीं आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1/CS के साथ में CP। दैट्स इट। ठीक है, तो ये आप पे क्या है, प्रॉपर आपकी क्रिस्टल फिल्टर है ये। ठीक है, इसी ये कई टाइप के हो सकते हैं, सिंगल क्रिस्टल बैंड पास फिल्टर, डबल क्रिस्टल बैंड पास फिल्टर, टी टाइप क्रिस्टल बैंड पास फिल्टर, लैटिस टाइप क्रिस्टल बैंड पास फिल्टर और वाइड बैंड लैटिस टाइप फिल्टर। ठीक है, तो अभी अगर ये सिलेबस में होगा तो इसके टाइप्स भी मैं बता दूंगी, अदरवाइज हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होगा ट्रांसमिशन लाइन्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।